एक शक्ति बनाकर अपना मतदान करना है, जिससे कि आने वाले समय में यहां पर 5 सालों के लिए जो सरकार चुनी जाए वह ऐसी सरकार चुनी जाए जो सनातन को मानने वाली सरकार हो, जो बाबा केदार पर आस्था करने वाली सरकार हो, जो भगवान राम को मानने वाली सरकार हो, भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार हो। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि यहां पर जब जब यहां महाअघाड़ी गठबंधन था, उन्होंने अनेक योजनाएं, उन योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया था। रेल परियोजना हो, बधावन योजना हो, अनेक योजनाएं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और संकल्प में, उन सबको रोकने का काम किया गया। अनेक तरह से विकास को अवरुद्ध करने का काम किया गया। आज महायुति की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। जो भारत सरकार से जो भी योजनाएं यहां के लिए भेजी जा रही है, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आपके बीच में मैं जिनके लिए आज आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका मत मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, श्री नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने अनेक काम इस क्षेत्र में करे हैं। विधायक रहते हुए, मेयर रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए उन्होंने लगातार विकास की गंगा बहाई है। विकास को गति देने का काम, जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया उस क्षेत्र को उन्नति पर पहुंचाने का काम, शिखर पर पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मेहता ने किया है। और उनको इस क्षेत्र से आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का चहुमुखी विकास श्री नरेंद्र मेहता करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जितनी बड़ी संख्या में आए, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे बार बार कि आप एक साथ रहेंगे तो आप संगठित रहेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में हम सबको सेफ रहकर, देखिए आज एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, यहां महायुति का गठबंधन आप सबके बीच में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो केवल राष्ट्र की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, आपकी समृद्धि और सुरक्षा की बात कर रहा है। दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन है। ये महाअनाड़ी गठबंधन है भाइयों बहनों। ये ऐसा गठबंधन है जिसको आपकी कोई चिंता नहीं है, आपकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, आपकी संस्कृति की कोई चिंता नहीं है। इनको अगर चिंता है, इनकी सोच है, तो केवल अपने व्यक्तिगत विकास की है, अपने परिवार की सोच है इनके अंदर। व्यक्तिगत घोटाले, भ्रष्टाचार इनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भाइयों बहनों, कभी भी कोई बात होती है तो इन्होंने हमेशा सनातन का, इनके नेताओं ने विरोध किया है। आप देखिए, आज मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आता हूं। देवभूमि उत्तराखंड, आइए, हमारे श्री नरेंद्र मेहता जी भी यहां पहुंच गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से भी जोरदार तालियां बजा के, कोई बात नहीं, श्री मेहता जी का आप एक बार स्वागत करिए जोर से। चलिए, बहुत बढ़िया। मेहता जी, मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ देखा लोगों का जिस प्रकार का जोश है, मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि ये सब लोग आपको फिर से जिताने वाले हैं, यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं भारी बहुमत से। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और पूरे देश की आजादी के बाद यह देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर
एक समान कानून लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का प्रावधान जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था कि देश के अंदर चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हमारी पार्टी का संकल्प था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कश्मीर में जाकर जहां वो बलिदान हो गए, उनका भी संकल्प था। लगातार हमारी पार्टी का संकल्प था। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता का कानून वहां पर विधेयक के रूप में पारित हो गया है। भाइयों बहनों, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। मैं जानता हूं आप सब में से अधिकांश लोग हमारे यहाँ 4 धाम आते हैं, हमारे यहाँ आदि कैलाश जाते हैं, अनेक स्थानों पर हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। आप सबकी आस्था देवों पर है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को न बिगड़ने देने के लिए, वहां की डेमोग्राफी को चेंज न होने देने के लिए वहां पर धर्मांतरण का कड़ा कानून बनाया है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर एक जो लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद, अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, उस अवैध कब्जों और अवैध अतिक्रमण से देवभूमि को मुक्त कराने का हमने अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई हैं। हमने वहां पर चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हमने दंगा रोकने के लिए, जो लोग दंगा करते हैं भाइयों बहनों आप जानते हैं, घुसपैठिए, तमाम प्रकार से जो नीली चादरें पीली चादरें चढ़ाकर तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा करते हैं, हमने कहा है किसी भी कीमत पर हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसको नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष लगाव है, चाहे बाबा केदार हो, चाहे हमारे भगवान बद्री विशाल हो या आदि कैलाश हो, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज 2014 से पहले वहां आने वाले, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या 13 में एक बड़ी आपदा वहां आई थी। वो संख्या घटकर 40,000 रह गई थी। उसके बाद 2 लाख 3 लाख लोग दर्शन करने आते थे। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां का नवनिर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और आज ये संख्या 20 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार से आप काशी की बात करेंगे तो काशी भी भव्य काशी और दिव्य काशी बन गया, काशी कॉरिडोर बन गया। महाकाल जाएंगे तो महाकाल लोक बन गया। और हम सब अभी हमने दिवाली मनाई है और इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत खास दिवाली रही। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बार की दिवाली में हम सब ने कुछ विशेष दिवाली मनाई कि हमारे आराध्य प्रभु श्री भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में दिवाली में थे। भाइयों बहनों, ये गौरव हमको किसी और ने नहीं दिया, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। आज हमारे सभी देव स्थान, उनको आज पुनः निर्माण और नवनिर्माण किया जा रहा है। आज हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। आज विश्व के अंदर हमारी पहचान हो रही है। आज भारत हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। जहां हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज वो अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आने वाले कुछ ही सालों में ये हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की हो जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे भारत के समक्ष विकसित भारत का संकल्प रखा है कि 2047 तक जब हम देश की आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी मना रहे होंगे, उस समय भारत दुनिया का विकसित भारत होगा। भाइयों बहनों,
आप सोचिए कि विकसित भारत के अंदर किस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार से हमारी सड़कें होंगी, किस प्रकार अवस्थापना सुविधाएं होंगी, किस प्रकार से नवाचार हो रहा होगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे होंगे। ये सारे संकल्प हमारे तभी पूरे होंगे जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली, दिल्ली में चलने वाली सरकार को एक पहिया और लगा कर देंगे, डबल इंजन लगाएंगे। भाइयों बहनों, जब हम डबल इंजन लगाएंगे तो मोदी जी जो योजनाएं बनाते हैं, जो केंद्र से भेजते हैं, वो योजनाएं नीचे तक पहुंचेंगी। वहां की सरकार उनको कार्य रूप में लाएगी, व्यवहारिकता से धरातल पर उतारने का काम करेगी। उसके लिए जरूरी है कि हमारे विकास पुरुष, में इनको विकास पुरुष कहूंगा जितना मैं इनके बारे में जानता हूं, इन्होंने जो अनेक काम किए हैं, किसी भी पद पर हैं, हर पद पर इन्होंने अपने कारण से उस पद का भी मान सम्मान बढ़ाया है, क्षेत्र का, चाहे मेयर रहते हुए, विधायक रहते हुए। अब ये तमाम जो काम इनके मन में हैं, उन सभी कामों को भाई नरेंद्र मेहता आगे बढ़ाएंगे। आप सबके लिए काम करेंगे, जी जान से जुटकर इस क्षेत्र को, विकास की गति को आगे देने का काम करेंगे। और महाराष्ट्र में वैसे भी जो आंकड़े आ रहे हैं, यहां महायुति की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से आपका प्रतिनिधित्व करेंगे तो आसानी से चीजें धरातल पर उतरेंगी। और डबल इंजन क्यों जरूरी है? आज जिन राज्यों में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां विकास अवरुद्ध नहीं हो रहा है, वहां का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जो राज्य की जरूरत होती है, राज्य की जरूरत को केंद्र की सरकार वहां से स्वीकृति देती है और केंद्र राज्य की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता देता है। इस कारण से दोनों मिलकर तेज गति से राज्य का विकास आगे बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, आज जहां भी डबल इंजन है, देखिए मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। देवभूमि उत्तराखंड हो, आप मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी डबल इंजन की सरकार बनी है। अभी अभी देखिए हरियाणा के लोगों ने, लोग कह रहे थे इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। वहां किसान भी नाराज हैं, जवान भी नाराज हैं, महिलाएं भी नाराज हैं। आपने देखा चुनाव हुआ, एकजुटता से पूरे हरियाणा के लोगों ने, जवानों ने, नौजवानों ने, खिलाड़ियों ने, मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा दिया। क्योंकि लगातार डबल इंजन के कारण से हरियाणा आगे बढ़ रहा था। भाइयों बहनों, अभी हाल में चुनाव हुआ है, पिछले महीने ही उसका रिजल्ट आया है, हम सब लोगों ने देखा। वहीं हमारे बगल में, मेहता जी, हमारे बगल में हिमाचल है, और हिमाचल में जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी वहां कह रही थी कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, हिमाचल को विकास के नए पंख लगा देंगे, हम यहां रात में ही दिन जैसा नजारा बना देंगे। चुनाव का रिजल्ट आ गया, गलती से वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, और कांग्रेस की सरकार बन गई तो आज स्थिति ये हो गई, विकास तो छोड़िए दूर, आप नौकरियां देना तो दूर की बात है, जो कह रहे थे लाखों नौकरियां देंगे, अब वहां पर जो तनख्वाह देने के लिए भी, वेतन देने के लिए भी उस सरकार के पास वहां पैसा नहीं है, सारा खजाना खाली हो गया। उन्होंने कहा था महिलाओं के लिए योजना लाएंगे, जवानों के लिए योजना लाएंगे, कोई योजना नहीं लेकर आए। कर्नाटका में चुनाव हुआ, कर्नाटका में भी बड़े बड़े वायदे इन्होंने करे, लेकिन चुनाव के बाद वहां की स्थिति क्या है सब जानते हैं, कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी पिछले दिन लोकसभा चुनाव में मुझे तेलंगाना जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं तेलंगाना के कुछ वहां मुझे कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बड़े बड़े वायदे करके कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, कोई काम इन्होंने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये जहां भी सरकार में आते हैं पूरा सुव्यवस्थित बना पूरा एक स्ट्रक्चर खराब करने का काम करते हैं।
आपने देखा होगा, अगर इनको काम करना होता, अगर ये देश को आगे बढ़ाने वाले होते, तो आज मोदी जी जितना काम कर रहे हैं, इतने काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। देश पहले से ही विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ गया होता। इन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया। 60 सालों तक पूरे देश के अंदर इनकी सरकारें रही हैं, और उन सरकारों के समय में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है, केवल और केवल घोटाले हुए हैं। आप देखिए 2014 से पहले का समय याद करिए, आप अखबार उठाते थे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ निकलता था कि आज ये घोटाला हो गया, आज कोयला का घोटाला हो गया, आज 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, आज 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, आपके यहीं बंबई में बड़े बड़े प्लाटों का घोटाला हो गया, फ्लैट्स का घोटाला हो गया, जमीनों का घोटाला हो गया है। जमीन में, पाताल में, आकाश में कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां इन्होंने घोटाला न किया हो। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार कर रही है। 2014 से पहले के भारत की कल्पना करिए कि 2014 से पहले का भारत कैसा भारत था। 2014 से पहले का भारत जिसकी पूरी दुनिया के अंदर पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, और विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत। भाइयों बहनों, उस स्थिति से आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रुख का इंतजार करता है कि भारत इसमें क्या रुख लेने वाला है। भारत का विश्वास, भारत के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है। हमने देखा रूस यूक्रेन का युद्ध होता है, हमारे यहां के भी बहुत सारे छात्र छात्राएं, हमारे घरों के बच्चे, वहां कोई मेडिकल की पढ़ाई करने गया हुआ था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था, कोई वहां कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग में गया हुआ था, वो सारे के सारे वहां फंस गए थे। उन सबको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपति को टेलीफोन पर बात की, और टेलीफोन पर बात करने पर 4.5 घंटे का युद्ध विराम हो गया। सारे बच्चे हमारे सुरक्षित हिंदुस्तान निकल कर आ गए। यह है हिंदुस्तान की ताकत। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बच्चे भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर वह भी सुरक्षित बाहर निकले। भाइयों बहनों, यह आज नए भारत की ताकत है। आज पूरी दुनिया इसको मान रही है। पूरी दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आज आप सबसे बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मुझे अभी अन्य एक कार्यक्रम में भी जाना है, उसके पश्चात मुझे फिर से श्री केदारनाथ विधानसभा में पहुंचना है, तो मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाई नरेंद्र मेहता जी, आप तय मानिए कि मेरी बहनों ने मुझे तिलक लगा के मेरा स्वागत किया है। निश्चित रूप से देवभूमि यहां आ गई है, और देवभूमि का संपूर्ण पौरुष आपको निश्चित रूप से यहां जिताएगा। पूरी देवभूमि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 20 नवंबर को श्री नरेंद्र मेहता जी का जो कमल का फूल वाला बटन है, उस बटन को आप सबने दबाना है, और जो भी हमारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, छुट्टी होगी उस दिन, ऐसा न करिएगा कि छुट्टी वाले दिन कहीं का प्लान बना ले और कहें अब तो छुट्टी है। देखिए, बहुत चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें मतदान उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर किसी को मतदान करना है। जिस प्रकार से हम कन्यादान करते हैं, कन्यादान से पहले भी हम तमाम तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, जिससे भी हमारी बेटी की, बहन का हम रिश्ता करने वाले होते हैं, उसके बारे में सब जानकारी करते हैं। उसके बाद सारे संस्कारों को करने के बाद हम कन्यादान करते हैं। उसी प्रकार से मतदान भी है। इसलिए मतदान भी जो है एक पवित्र हमारा काम है। इस काम को आप लोग जरूर करें, और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर में आके जलपान करें। और सबको कहिए कि कमल वाला जो बटन है वो दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए। आप खुद तो दबाइए, अन्य लोगों से भी कहिए कमल वाला फूल का बटन दबाना है। सवेरे से लेकर शाम तक दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। शाम को जब 5 बजे मतदान बंद हो जाए, वो बटन अंदर चला जाए, और जब 23 तारीख को इनका
वो जो खुलेगा ईवीएम मशीन, तो मैं हमारे ये मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, इनको फोन करूंगा कि मिश्रा जी, हम मीरा भाईंदर में मेहता जी के लिए वहां पर सबका आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे, वो तो एक तरफा जीत ही गए होंगे ना, तो मिश्रा जी की आवाज आनी चाहिए कि नहीं 10 बजे यहाँ फाइनल हो गया है। इतनी लीड हमारी आगे बढ़ गई है कि मेहता जी जो है एक तरफा जो है विजयश्री को प्राप्त हो गए हैं। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।